नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। यूजीसी नेट योग की सीरीज़ जो चल रही है, यानी इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है ये, और 2017 में जो नवंबर में परीक्षा हुई उसका प्रश्न पत्र 2 है, और उसमें भी भाग हम आज 4 करने जा रहे हैं और 3 पहले हो चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले के भाग नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जा कर के भाग को देख लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो सके। ये थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, और जो भी प्रश्नों में परेशानी हो तो पूछा करें और कमेंट भी दिया करें। थोड़ा यदि समझने में कहीं भी परेशानी हो तो बताया करें। चलिए समय न लेते हुए आज का पहला प्रश्न आज का ये है। इसमें भी अभिकूट जो कथन है आपके वही हैं। इसमें अभिकथन और तर्क। अभिकथन ये है कि ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। ये बिल्कुल सही है, ताड़ासन से लंबाई बढ़ती है। तो ये स्पष्ट किया तर्क के माध्यम से इन्होंने कि ताड़ासन से पेशियों की अस्थिबंध है, मेरुदंड में खिंचाव आता है और जो लंबाई बढ़ाने में सहायक है। ये बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ हमने एक प्रश्न ऐसे कई बार हम पढ़ चुके हैं पहले से, और इन दोनों में होता क्या है कि पहला जो अभिकथन है वो तार्किक भाषा में तार्किक उसके तर्क के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। यदि वो तर्क बिल्कुल युक्ति संगत हो तो आप कह सकते हैं कि आर ए की सही व्याख्या। यदि आपको कहीं उसमें उसकी समझाने में, उसको डिक्लेयर करने में तर्क के माध्यम से जो गलत लगता है तो आप बोल सकते हैं आर ए की व्याख्या सही नहीं है, या दोनों ही अलग अलग हैं तो अलग अलग आप उत्तर इसका दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ 4 जो 1 है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला जो प्रश्न वह ये है कि अभिकथन इसमें यह है कि यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त का सबसे उत्तम समय माना गया है, और ये तर्क इसमें यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में वातावरण शुद्ध होता है, बिल्कुल सही बात, और शांत होता है, और चेतना के स्तर पर मन पर गहरी कोई छाप नहीं होती। यानी जब हम उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो हमारा किसी व्यक्ति विशेष से, कहीं परिवार में, कहीं अपने वार्तालाप नहीं होता, जिसके माध्यम से होता क्या है कि हमारे ऊपर कोई भी ऐसा गहरी छाप नहीं पड़ती है ना। तो ये बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न वह ये है कि तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेखित उनके उद्भव के बारे में बताना है। अब तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये आप ध्यान रखिए, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और तैत्तिरीय आरण्यक उसके अंदर है। और तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय हैं, परंतु उन 10 अध्याय में से 7वां, 8वां और 9वां ये 3 उसमें अध्याय हैं जिनके नाम से तैत्तिरीय उपनिषद संबंधित है। अब बात आती है कि ये 3 अध्याय हो गए, और इसमें हमने कई बार प्रश्न पढ़ा है कि इसमें पंचकोशों का भी उल्लेख किया गया है, और इसमें 3 अध्याय हैं जिसमें हम वल्लियों के नाम से हम जानते 3 वल्लियां हैं। शिक्षावल्ली है, आपकी ब्रह्मानंद और भृगुवल्ली है। यहाँ जो ये प्रश्न है ये ब्रह्मानंद वल्ली से संबंधित है। ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम अनुवाक में वर्णन मिलता है। प्रथम अनुवाक में बिल्कुल सृष्टि का क्रम बिल्कुल स्पष्ट से बताया है। उसमें आता है कि पहले आकाश की संज्ञा दी गई, यानी आकाश बना, पहले आकाश, आकाश से क्या निकला, वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, यानी आपका पृथ्वी यहाँ पर आया, यानी पृथ्वी, ये बिल्कुल उचित क्रम में बता रहा हूँ भी। पहले निकला पृथ्वी, आया ना, पंच महाभूतों से अंतिम क्या आया, पृथ्वी। पृथ्वी से क्या बना, औषधि। पृथ्वी के बाद क्या बना, औषधि निकला। औषधि आने के बाद आपका उत्तर आता है कि अन्न, अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न निकला 2 नंबर वाला, और उसके बाद आता है पुरुष। जब बिल्कुल अन्न आ गया फिर अंतिम में पुरुष की उत्पत्ति होती है। इस तरह से आपने इनको याद रखना है। ये पूरा का पूरा प्रकरण याद रखना। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न की उत्पत्ति होती है। ये बिल्कुल व्यवस्थित क्रम है। ये हो सकता है अगली बार आपको अगले जो पहले का पूर्वार्ध भाग आपसे पूछा जाए, ये आपका अंतिम भाग पूछा गया है। और अगला प्रश्न है आपके लिए वह ये है कि योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में लिखना है। अब योग वशिष्ठ जो हैं
योग वशिष्ठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ हैं और योग वशिष्ठ में वशिष्ठ और राम का आपसी परस्पर संवाद का पूरा पूरा वर्णन इसमें मिलता है हमें। और इसमें सप्त ज्ञान भूमिकाएं बताई गई हैं। योग की 7 क्या हैं, ज्ञान की भूमिकाएं बताई गई हैं। वो 7 भूमिकाएं कौन कौन सी हैं अब आप सुन लीजिए। वो 7 अवस्थाएं कौन सी हैं। पहली है शुभेच्छा। पहली कौन सी है, शुभेच्छा। इसका मतलब ये सही है, शुभेच्छा पहला नंबर पर आएगा, इसका मतलब 3 नंबर ये हो गया शुभेच्छा। फिर विचारणा, विचारणा 2 नंबर वाला, इसमें ऑप्शन जो है ये विचारणा दूसरा। तीसरा है तनुमानसा, तनुमानसा मतलब 4 वाला ऑप्शन तनुमानसा। फिर आता है सत्वापत्ति यानी 1 नंबर। अब ये तो 4 बची, कितनी 3 अवस्थाएं। अगला है इसके बाद असंशक्ति, पदार्थाभाविनी, फिर आता अंतिम तुरिया। इस तरह से इन 7 भूमिकाओं का भी आप याद कर लीजिए। और इस क्रम का ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा पूछा जाए डायरेक्ट कि इसमें से सप्त भूमिकाओं में से कोई है कि नहीं। क्रम को याद करना ये बहुत ज़रूरी है। आखिरकार होता है कि एक विद्यार्थी याद तो होते हैं सभी, पर इनका सीक्वेंस याद नहीं होता, उससे ये गलत हो जाते हैं ऑप्शन। अगला प्रश्न ये है कि संप्रज्ञात समाधि जो है निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये प्रश्न बहुत इसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं। कारण है कि हमें इनके क्रम याद नहीं होते हैं। हमें मालूम होता है कि संप्रज्ञात समाधि को हमने इसके 4 भाग बनाए गए हैं, 4 प्रकार की ये संप्रज्ञात समाधि होती है, परंतु इनमें कौन कौन से हैं आप देखिए। पहला है आप ये पातंजल योग दर्शन सूत्र से संबंधित है। पहला पाद यानी समाधि पाद का ही ये 17वां आप सूत्र देखेंगे, वहाँ मिलेगा वितर्क विचारानंदास्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः, यानी वितर्क पहला नंबर क्या है, वितर्क, वितर्क नंबर 3 वाला वितर्क है। फिर विचार, फिर 1 नंबर विचार, फिर आनंद, आनंद आया, फिर अस्मिता, अस्मिताया, वितर्क विचारानंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात, ऐसा कहा। इस तरह से इन चारों को अच्छे से क्रम से याद करिए। और ये संप्रज्ञात समाधि के 4 चरण हैं, प्रकार हैं ये। अगला प्रश्न है कि नादानुसंधान जो है, नाद का अनुसंधान की निम्नलिखित जो अवस्थाएं हैं उनको उचित क्रम में लिखना है। अब नाद अनुसंधान का जब प्रश्न आता है, ये हठयोग प्रदीपिका में इनका वर्णन मिलता है। और हठयोग प्रदीपिका के अंदर आपको ध्यान है कि 4 इसमें अध्याय हैं और चतुर्थ अध्याय के अंदर ही आप चतुर्थ अध्याय का 69 यानी 69वां श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ इसके बारे में वर्णन मिलता है। और उसमें क्या मिलता है कि आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयम्, यानी वहाँ पर स्पष्ट उत्तर यह है कि आरंभ, पहला क्या है आरंभ आएगा, आरंभ के बाद क्या होगा घटावस्था, यानी 2 नंबर पर, यानी यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला 4 आपका घटावस्था आएगा। फिर उसके बाद आया परिचय, परिचय यानी 2 नंबर वाला। और फिर उसके बाद आता है निष्पत्ति, अंतिम है निष्पत्ति। तो इस तरह से इन क्रमों को आप स्पष्ट से याद कर लीजिए बहुत अच्छे से कि आपका पहला है आरंभ अवस्था, फिर आपका घटावस्था, फिर परिचय अवस्था, फिर निष्पत्ति अवस्था, ये इसका बिल्कुल सही क्रम है। अगला प्रश्न है घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब घेरण संहिता जो ग्रंथ है ना, घेरण संहिता में क्या है कि सप्तांग योग का वर्णन मिलता है और 7 प्रकार के अध्याय हैं और घेरंड मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है ये। और इसमें घेरंड मुनि और राजा चंड कपाली का परस्पर संवाद हुआ है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब ये 4 प्रकार यहाँ दिए हैं, बचे हुए आपके 3 प्रकार और हैं क्योंकि सप्तांग योग है ये। अब सप्तांग योग है ये प्रथम अध्याय के आप श्लोक संख्या 10 नंबर और 11 नंबर देखेंगे, वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है। तो वहाँ आप देखेंगे कि इसमें मुद्रा है ना। अब पहला क्या है षटक्रम आता है, पहला कौन सा था षटक्रम, षटक्रम इसमें नहीं है। तो षटक्रम के बाद आता है आसन, यानी 2 नंबर वाला 1 नंबर कहलाएगा। आसन के बाद आपका मुद्रा है, आसन मुद्रा आएगा 1 नंबर। फिर उसके बाद प्रत्याहार आएगा, प्रत्याहार 3 नंबर वाला। और फिर अंतिम है प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद क्या है प्राणायाम। फिर बचे हुए 2 ध्यान और समाधि। इस तरह से आपको इनको क्रम से 7 को याद कर लेना है। अगला प्रश्न भाई ये है कि
निम्नलिखित ऋतुओं को शिशिर ऋतु, ये शिशिर ऋतु से प्रारंभ करते हुए उचित क्रम में लिखो। ये सारे के सारे प्रश्न आपके नॉलेज पर डिपेंड करते हैं और इनमें से बहुत सारे प्रश्न दोबारा से भी आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे, आप इनको अच्छे से स्मरण करके रखिएगा। अब यहाँ 5 प्रकार की ऋतुएं रखी हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति जो है यानी विक्रमी संवत के अनुसार 6 तरह की ऋतुओं की चर्चा हमारी की गई है यहाँ। तो उनमें से जो पहली जो ऋतु आती है, सबसे पहली जो है शिशिर, यहाँ प्रारंभ किया गया है, शिशिर से प्रारंभ करना है। पहली हमारी वैसे देखें तो हेमंत ऋतु से हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेमंत ऋतु से शुरू करते हैं, पर हेमंत इसमें नहीं है। शिशिर की बात करें तो शिशिर है इसके अंदर। शिशिर के बाद इसमें वसंत आएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन। वसंत के बाद फिर इसमें देखें ग्रीष्म ऋतु आएगा। ग्रीष्म ऋतु के बाद फिर आपका वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु के बाद जैसे वर्षा खत्म होती है तो क्या आता है, शरद ऋतु आती है। तो इस तरह से इन 5 का 6 का सही क्रम याद रखिएगा। फिर भी आपको थोड़ा सा एक समझाने की दृष्टि में फिर वैसे बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो तो लंबा होता है पर आपको स्पष्ट जरूर हो जाएगा भविष्य में किस तरह से भी क्यों ना क्वेश्चन आए। अब बात करें, पहले मैंने बताया कि हेमंत ऋतु है। हेमंत ऋतु वैसे देखें तो अंग्रेजी जो महीना जो होता है 16 नवंबर से 15 जनवरी का जो समय है, यानी हमारे 12 महीने जो आते हैं जिसमें मार्गशीर्ष पौष का जो महीना होता है, ये जो समय है हेमंत ऋतु के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान रखना है 16 नवंबर से 15 जनवरी तक का जो समय होता है, ये दिन है, ये हेमंत ऋतु के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा शिशिर जो ऋतु है, ये 16 जनवरी से 15 मार्च तक का जो माघ फाल्गुन का महीना होता है, ये शिशिर ऋतु के नाम से जाना जाता है। और वसंत ऋतु जो है अगली, वो 16 मार्च से 15 मई यानी चैत्र वैशाख का जो महीना, इस काल को हम वसंत ऋतु कहते हैं। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है 16 मई से 15 जुलाई यानी ज्येष्ठ आषाढ़ का तक का जो समय है, ये ग्रीष्म ऋतु की संज्ञा इसको दी गई है। और अगला है 5वां यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है 16 जुलाई से 15 सितंबर तक का यानी श्रावण और भाद्रपद का महीना जो है, इसे हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। अंतिम जो है शरद ऋतु, 16 सितंबर से 15 नवंबर यानी आश्विन और कार्तिक का महीना, ये समय शरद ऋतु की से संबोधित हम इसको करते हैं, शरद ऋतु से हम जानते हैं। इस तरह से आपको आंग्ल भाषा के मास के अनुसार और अपनी संस्कृत के जो महीने उनके अनुसार भी आपको इनको याद रखना है, इन 6 ऋतुओं को। अगला जो प्रश्न है आपका, हाँ इतना, जैसे भी आपको अच्छा वीडियो लगे तो इसको वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करें इसके बारे में। ये प्रश्न आपके हैं जिसमें कूट दिए गए हैं, कूट 1 है और कूट 2 है। इसमें आपको इनके रचयिता के बारे में बताना है कौन सा कूट कैसा है। यानी हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो हठ योग प्रदीपिका की जो रचयिता हैं वह स्वामी स्वात्माराम जी हैं। और सत्यार्थ प्रकाश जो हैं, सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज के रचयिता जो रहे हैं, यानी उनके संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया और बहुत महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है। और दूसरा है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली के रचयिता जो 17वीं शताब्दी के काल में ये रचा गया ग्रंथ है, श्री स्वामी निवास जो योगी जी हुए, उन्होंने ये हठ रत्नावली ग्रंथ लिखा। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति हठ योग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो गोरक्षनाथ जी ने इसके उन्होंने रचना की, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ की। तो आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है वह ये है कि ये सूची जो 1 है यहाँ पर ये सभी योगियों के नाम हैं, और सूची 2 में इनके द्वारा ध्यान पद्धति बताई गई है, उनको आपने मेल करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो ध्यान पद्धति बताई है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी वेदांती हैं, अद्वैतवादी हैं, यानी ये वेदों को मानने वाले हैं, तो इन्होंने यहाँ बताया नव्य वेदांत बताया। ये नव्य वेदांत का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, ध्यान के मार्ग बताई। और श्री अरविंद जी हैं, इन्होंने समग्र योग के बारे में बताया, समग्र योग के बारे में। महर्षि महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान के बारे में इन्होंने बताया। और महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने विपश्यना, विशेष प्रकार से अपने आप को देखने की जो पद्धति इन्होंने दी भगवान बुद्ध ने। और इस तरह से इन ध्यानों को भी ध्यान रखना है। और भी अन्य योगियों के प्रकार, जैसे जैनियों का अपना ध्यान है जिसको हम प्रेक्षा ध्यान के नाम से जानते हैं, ऐसे ही श्री राम शर्माचार्य जी का अपना सविता ध्यान है।
सबके अपने अपने अन्य पद्धतियों के भी ध्यान हैं, तो इनको भी आप अपने तरीके से इनको याद कर लीजिए। ये प्रश्न भी एक बार हर बार आता है। आज के प्रश्न इतने ही हैं, समय बहुत हो गया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।